क्लास 12। आज हम इस क्लास में एक नया चैप्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्लास 12 का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो इंटीग्रेशन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए हमें डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का नॉलेज सबसे पहले जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इस इंटीग्रेशन का बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन इंटीग्रेशन का यही होता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस of differentiation। ठीक है, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अब डिफरेंशिएशन का जो हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं? डिफरेंशिएशन जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें डिफरेंशिएशन का यूज क्या है? तो डिफरेंशिएशन की मदद से हम क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन की मदद से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन का यूज क्या है? तो डिफरेंशिएशन का यूज है डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, इसी तरह से चूंकि इंटीग्रेशन हमने बताया कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन का यूज क्या है कि इंटीग्रेशन का यूज करके हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चूंकि डिफरेंशिएशन का यूज करके हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डी बाई डी एक्स। तो इसी तरह जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन वो एक्चुअली हमारा डेरिवेटिव का उल्टा यानी कि एंटी डेरिवेटिव देता है, ठीक है। और ये जो एंटी डेरिवेटिव है इसे ही हम इंटीग्रल बोलते हैं। ये जो एंटी डेरिवेटिव है, इस एंटी डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम इंटीग्रल है। बात समझ में आ रही है? इंटीग्रेशन जो है वो हमारा डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और इसी तरह से इंटीग्रेशन में हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और इसी एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो नोटेशन है वो ये होता है। ठीक है, ये जो नोटेशन है ये हमारा इंटीग्रल का नोटेशन है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये तो बात हो गई इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का नोटेशन क्या है। अब हम बात करते हैं कुछ फिक्स्ड फॉर्मूलाज पे। तो देखो, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम ये बोले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ये डिफरेंशिएशन मालूम है ना कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा 1 होता है। अब चूंकि हमने बोला कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दोनों रिवर्स हैं, इसका मतलब अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 है, इसका मतलब जो ये 1 आया है इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा x आना चाहिए। बात समझ में आई? हमें सिर्फ उल्टा चलना है। तो जैसे हमने बोला कि
x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका मतलब अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो dx है ये हमें बताता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या किसी और के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे dx लिखा है तो x का मतलब हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx ये हो जाएगा हमारा x। बात समझ में आई? ठीक है ना। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम ये कहें कि d by dx ऑफ x स्क्वायर, सपोज हमने एग्जांपल लिया d by dx ऑफ x स्क्वायर, तो d by dx ऑफ x स्क्वायर कितना होता है? d by dx ऑफ x स्क्वायर हमें मालूम है 2x होता है, ठीक है। d by dx ऑफ x स्क्वायर हमारा 2x हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा x स्क्वायर आना चाहिए, है ना, क्योंकि x स्क्वायर का हम d by dx कर रहे हैं तो हमें 2x मिलता है। तो अगर हम इसी 2x का इंटीग्रेशन कर दें तो चूंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो इस 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें x स्क्वायर मिलना चाहिए। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो ये बता दो भाई कि d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? तो ये भी हमें पता है कितना होगा भाई, 2x ही होगा, क्योंकि d by dx ऑफ x स्क्वायर तो 2x होगा और ये 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो ये 2x ही हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस 2x का इंटीग्रेशन करें तो हमें x स्क्वायर प्लस 1 भी तो मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो हमने देखो यहाँ लिखा है इंटीग्रल ऑफ 2x dx इक्वल टू x स्क्वायर, जबकि यहाँ से हमें दिख रहा है कि इंटीग्रल अगर हम इस 2x से करें तो हमें x स्क्वायर प्लस 1 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे किसी भी इस टाइप का अगर हम फंक्शन जैसे x स्क्वायर प्लस 1 ही क्यों, हम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस अगर 2 ले लें तो ये भी हमें 2x ही देगा, यानी कि अगर इस 2x का हम इंटीग्रल करें तो हमें x स्क्वायर प्लस 2 भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी ये फंक्शन है उसका जो इंटीग्रल होगा, ठीक है, जो किसी फंक्शन जैसे 2x आ रहा है, अगर हम इस 2x का इंटीग्रल करें तो हमारा क्या आना चाहिए भाई, x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। अब ये c जो है हमारा यहाँ के हिसाब से 0 भी हो सकता है, अगर हमारा फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, c की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल ऑफ 2x dx है वो एक्चुअली हमारा x स्क्वायर प्लस c होगा, और यहाँ पे ये जो c है ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये c बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई इंटीग्रेशन में, ठीक है। अगर ये c तुमने नहीं लिखा तो वो फंक्शन गलत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि c के बिना c के फंक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 2x है, तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 2x करें तो भी हमें x स्क्वायर ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन 2x ही होगा, तो अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो भी हमें एक्चुअली अगर हम c ना लगाएं तो हमें x स्क्वायर ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअल तो फंक्शन मेरा x स्क्वायर प्लस 1 था, तो यहाँ पे मेरा गलती हो सकता है। इसलिए किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फंक्शन रूट फंक्शन तो आता ही है, उसके साथ एक हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इन जनरल जो इंटीग्रल होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रल ऑफ fx, इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रल ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू सम फंक्शन fx प्लस c। कोई भी फंक्शन fx है उसका अगर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो कितना होगा भाई, कैपिटल fx इज अगेन है फंक्शन ऑफ x प्लस c।
तो इस C को लिखना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? तो इतनी बात हमने इंटीग्रेशन बताई। अब इसके बाद हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो देखो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और सपोज कि कोई मेरा एक कर्व है जो इस टाइप का है, कोई भी एक कर्व है जिसका हमने ग्राफ बनाया। सपोज ये हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा फंक्शन ऑफ x है जिसका ये ग्राफ है। तो इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है? इंटीग्रेशन बताता है कि अगर हम एक परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींचें, एक परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींचें और इसकी जो विड्थ है वो हमारा dx है। इसकी विड्थ क्या है? dx है। ये जो स्ट्रिप हमने खींचा है, इस स्ट्रिप का जो विड्थ है वो हमारा dx है। तो अगर ये विड्थ जहां से ये मेरा फंक्शन शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है, सपोज ये हमारा x इक्वल्स टू a है और ये सपोज x इक्वल्स टू b है, तो ये जो मेरा स्ट्रिप है वो x इक्वल टू a से, यानी कि शुरुआत से लास्ट तक ये वेरी करेगा। ये वेरी करता हुआ ये हमें एक्चुअली एरिया बताएगा कि ये जो मेरा कर्व है ये x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में ये कितना एरिया कवर कर रहा है। ये हमारा इंटीग्रेशन का यूज है। ठीक है, कि कोई भी हमारा कर्व है तो वो कर्व जहां से शुरू हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है, उसके बीच में जो हमारा एरिया है उसको फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने बता दिया कि ये यहां से शुरू हो रहा है x इक्वल टू a से और ये x इक्वल टू b से पे खत्म हो रहा है, तो ये हमने एक लिमिट फिक्स कर दिया कि ये x इक्वल टू a पे शुरू होगा और ये x इक्वल टू b पे खत्म होगा। तो इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन है ये, जिसमें हमने कर्व को फाइनाइट कर्व बनाया है। इसका मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें मालूम है और एंड पॉइंट भी हमें मालूम है, और हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही एरिया फाइंड करना है अगर, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो फिलहाल ये वाला चैप्टर है ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का चैप्टर है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम लिमिट नहीं लगाते हैं, यानी कि जो हमारा कर्व है वो इनफाइनाइट कर्व है। इनफाइनाइट कर्व, जैसे ये हमारा फाइनाइट कर्व है क्योंकि इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मालूम है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमें जो कर्व मिलता है वो इनफाइनाइट तक चलता है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बारे में भी हमें नहीं पता और जो एंड पॉइंट है उसके बारे में भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसका एरिया फाइंड करना है अगर, तो हम सीधा सा क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, ये जो fx है ये हमारा लेंथ हुआ, क्योंकि हमें एक ये जो स्ट्रिप लेते हैं हम लोग, ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप होती है और ये एक रेक्टेंगल की शेप की होती है। ठीक है, ये जो है एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप होती है और एक रेक्टेंगल की शेप की होती है, और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो हमारी हाइट है और हाइट क्या है भाई, हमारी हाइट जो है हमारी y इक्वल टू fx है, तो ये है हमारा fx और ये जो विड्थ है वो हमारी है dx। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है हमारा fx इनटू ब्रेड्थ dx। तो fx इनटू dx जो है हमारा इस स्ट्रिप का एरिया बताएगा।
ठीक है। और ये इंटीग्रेशन क्यों लगा है कि हम हर स्ट्रिप, जैसे खाली यही पे स्ट्रिप नहीं बना है, हर पॉइंट पे स्ट्रिप बना है, हर पॉइंट पे ऐसे स्ट्रिप्स बने हुए हैं और इन सारे स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड करके हमें ऐड करना है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर देना है। जितने भी अलग अलग स्ट्रिप्स हैं उन सारे स्ट्रिप्स को का एरिया फाइंड करके हमने इंटीग्रेट कर देना, यानी कि ऐड कर देंगे। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ fx dx, ठीक है। और जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मालूम होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सेम चीज होगा, fx into dx ही होगा, खाली ये जो इंटीग्रल है इसमें हम a to b लगा देंगे कि ये a से शुरू होगा और b पे खत्म होगा, क्योंकि फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा a होगा और एंड पॉइंट हमारा b होगा, ठीक है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इंटीग्रेशन का। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस की बात आती है कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूला है, तो सारे फॉर्मूला हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं, यूज करते करते याद हो जाते हैं। तो जो फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के वो भी हमारे डिफरेंशिएशन से मिलते जुलते हैं। जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन से ही आए हैं। अब किस तरीके से आए हैं ये देखो। जैसे सबसे पहला, जैसे हमने बोला कि 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ये क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx कितना होगा। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के पहले ये सोचो कि जो ये 1 है जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है उसको सबसे पहले तुम पकड़ लो। जैसे हमें 1 का इंटीग्रेशन निकालना है तो हम सबसे पहले 1 को पकड़ लें और ये सोचें कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1 होता हो। तो साफ साफ हमें पता चल जाएगा कि किसका डिफरेंशिएशन 1 होगा भाई, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1 होगा ना। तो इसका मतलब कि अगर हम इस 1 का इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1 है, अगर हम इस 1 का इंटीग्रेशन कर लें तो हमें क्या मिलेगा भाई, x मिलेगा प्लस c। और ये c को लिखना नहीं भूलना है, ये c तो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ 1 dx इक्वल टू x प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें सपोज ये निकालना है इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx कितना होगा। तो देखो भाई, अब जैसे हमें x पावर n का इंटीग्रेशन निकालना है तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को लेते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो अब हमें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमें ये मिलता है x पावर n। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें x पावर n मिलता है, ठीक है। तो देखो, अगर हम x पावर n प्लस 1 का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स x पावर n प्लस 1 अगर हम करें तो ये हमें मिलेगा n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि x पावर n माइनस 1 होता है तो ये n तो हमारा n प्लस 1 है, इसमें से माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा n आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई, हमें x पावर n का इंटीग्रल चाहिए तो हम इंटीग्रल लगा दें अगर dx के साथ, तो हमें तो x पावर n का चाहिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू, ये x पावर n प्लस 1 है और ये जो n प्लस 1 है वो नीचे आ जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा 1/n+1 x टू द पावर n+1। ठीक है, तो यानी कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx कितना हो जाएगा, x टू द पावर n+1/n+1। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया x टू द पावर n+1/n+1 और प्लस c। ये इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे जो c है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके बाद एक जैसे और फॉर्मूला हम लेते हैं, जैसे अगर इस फॉर्मूले की बात करें, ये इस इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx की हम बात करें, तो यहां पे कुछ कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है कि n+1 की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। क्यों 0 नहीं हो सकती भाई? क्योंकि अगर ये n+1 की वैल्यू 0 हुई तो ये जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये डिनोमिनेटर हमारा 0 होगा तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब n+1 की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, यानी कि n की वैल्यू +1 चले जाएंगे तो -1। मतलब कि ये जो इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1/n+1 c, ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ये तभी काम करेगा जब वो n इज इक्वल टू -1 ना हो। अगर n इज इक्वल टू -1 हो गया तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये नहीं लगा सकते तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो उसके लिए देखो, तो देखो अगर x की पावर n की वैल्यू अगर -1 है तो ये हो जाएगा x की पावर -1 dx। इसका मतलब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। ठीक है, इसका मतलब हमें इंटीग्रल ऑफ 1/x dx चाहिए। अब ये सोचो कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे 1/x आता है। ये तुम्हें खुद सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे 1/x आता है। तो हमें सबको पता है भाई कि log x ये ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे 1/x आता है। इसका मतलब d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, नेचुरल लॉग। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, तो ये इंटीग्रल दोनों तरफ का जैसे ही लेंगे तो ये जो डेरिवेटिव है ये हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल यानी कि एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के खत्म हो जाएंगे तो हमारा बचेगा क्या भाई, log x। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू log x प्लस c। ये c तो हर इंटीग्रेशन में लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x। ये एक और फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल पावर x। ठीक, तो उसको देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ e पावर x ये कितना होगा? तो अब ये खुद ही सोचो कि जैसे हमें e पावर x का इंटीग्रेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन पे तुरंत जाना उल्टा, कि ऐसा कौन सा फंक्शन है डिफरेंशिएशन में जिसको डिफरेंशिएट करने पे e पावर x मिलता है। तो हमें मालूम है कि e पावर x को उसी को अगर हम डिफरेंशिएट करें, यानी कि e पावर x का ही जो डिफरेंशिएशन होता है वो e पावर x खुद ही होता है ना। यानी कि d/dx ऑफ e पावर x जो है वो हमारा e पावर x होता है। यानी कि अगर इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये खत्म हो जाएगा और मेरे पास बचेगा e टू द पावर x और प्लस c भी तो बचेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx जो है हमारा कितना हो गया, e पावर x प्लस। क्लियर?
अब नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x। नेक्स्ट है इंटीग्रल a टू द पावर x। अब देखो a टू द पावर x dx का हमें इंटीग्रल चाहिए, तो सबसे पहले तुम डिफरेंशिएशन में जाओ और ये सोचो कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो d बाई dx ऑफ a टू द पावर x, ये हमें मालूम है कि a पावर x इंटू लॉग a होता है, नेचुरल लॉग बेसिक, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा, ये लॉग a कांस्टेंट है, इसको अगर हम इधर ले आए तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, a पावर x अपॉन लॉग a प्लस c, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इधर होगा इंटीग्रल ऑफ a पावर x, सॉरी इधर dx छूट गया था, dx बहुत इंपॉर्टेंट है, dx छूटना बोलना नहीं है, तो इंटीग्रल ऑफ a पावर x dx। तो यहां से आ गया इंटीग्रल ऑफ a पावर x dx इज इक्वल टू a पावर x अपॉन नेचुरल लॉग प्लस c। क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस, ठीक है, जो टी रेशियोज है हमारे, साइन कॉस टेन ये सब, तो इनका कैसे होता है। तो देखो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स। साइन एक्स डीएक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। तो पहले इन तीनों की अगर हम बात करें तो देखो हमें साइन एक्स का अगर इंटीग्रल चाहिए तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें sin x मिलता है। तो हमें पता है कि अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर हम dy dx ऑफ cos x करें तो हमें माइनस sin x मिलता है ना। अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करें तो हमें माइनस sin x मिलता है। अगर हम दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दें dx, तो ये माइनस इधर चला आएगा, ये माइनस और डेरिवेटिव खत्म हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा माइनस cos x प्लस c, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, इक्वल्स टू ये माइनस इधर चला गया था, इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sin x dx। तो इंटीग्रल ऑफ sin x dx कितना हो जाएगा भाई, माइनस cos x प्लस c, ठीक है। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ cos x dx अगर हमको निकालना है तो अब फिर से हम डिफरेंशिएशन में ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें cos x मिलता है। तो तुरंत दिमाग में आएगा कि sin x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें cos x मिलता है। तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, है ना, d बाई dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रल लगा दें dx, ठीक है, तो ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव ये खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, sin x प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x dx। तो ये आ गया हमें इंटीग्रल ऑफ cos x dx इक्वल्स टू sin x प्लस c। क्लियर। अब नेक्स्ट sec स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x dx अगर हमको निकालना है तो हम ये सोचें कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमारा sec स्क्वायर x आता है। तो tan x हमारा एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो d बाई dx ऑफ tan x इज इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो अब अगर हम दोनों तरफ का इंटीग्रल लगा दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan x प्लस c, ये c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx। इसको हम यहां पर क्या लिखेंगे, tan x प्लस c, ठीक है। तो चलो आज की इस क्लास में इतना रहेगा। नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी हम इसके
आगे कुछ और फॉर्मूलेस की बात करेंगे, कैसे वो डिफरेंशिएशन कनेक्टेड है इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, जितना भी हमने आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।